Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study for You. Yes friends, आज हम बात करेंगे इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। वो कैसे? तो यही तो जानेंगे आज। भारत का अल्प विकसित स्वरूप। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, भारत एक अल्प विकसित देश। कहीं मैंने कुछ गलत टॉपिक तो नहीं चूज किया आपको पढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत एक अल्प विकसित देश इसलिए सोच के थोड़ी सी हैरानी होगी क्योंकि हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे भारत का अल्प विकसित स्वरूप। कैसे, ये सब जानेंगे। भारत तो वैसे डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है, लेकिन उसका एक और रूप है, वो है अल्प विकसित। तो जानेंगे अल्प विकसित क्या है और हमारा भारत देश कैसे अल्प विकसित के अंतर्गत आता है। तो इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि विकास के आधार पर पूरे विश्व को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि विकास के आधार पर पूरे विश्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है विकसित देश। विकसित देश वो देश होते हैं, इनके कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर ये उन सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो विकसित देश में आते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस है और कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि ये विकसित देश है। दूसरा है विकासशील देश, तीसरा है अल्प विकसित देश। फ्रेंड्स, विकसित देश और विकासशील देश, अल्प विकसित देश, इन तीनों की एक कंडीशंस होती हैं। अगर ये तीनों उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो इट मीन्स ये उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ कंडीशन लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता दर, जीडीपी दर, प्राथमिक क्षेत्र पर जो डिपेंडेंसी होगी, रोजगार, लिंग अनुपात, ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, ये सारे पॉइंट्स मतलब अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ये देश इसी कैटेगरी में आएंगे। तो जानते हैं पहले विकासशील देश के बारे में। फ्रेंड्स, विकासशील देश अगर कोई है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अच्छी कंडीशन में होगी और उस देश की जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल में होगी, साक्षरता दर भी बढ़ती जाएगी और जीडीपी रेट काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही साथ प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर जो डिपेंडेंसी होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं अमेरिका, कनाडा, रशिया, ब्रिटेन और भी ऐसे कई देश हैं जो कि टर्शरी क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र पर ज़्यादा डिपेंड है। इन देशों में रोजगार की दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, मतलब बेरोजगारी वाली जो प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगा विकसित देशों में। उसके बाद लिंग अनुपात, जो जेंडर रेशियो होगा वो काफ़ी कंट्रोल में होगा, वो विकसित देश के अंतर्गत आएगा। यहीं पे अगर हम देखें तो विकासशील देश वो देश होंगे जिनके अंतर्गत ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। जैसे प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे आगे मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, जनसंख्या वृद्धि दर में धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा होगा, साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, जीडीपी में धीरे धीरे सुधार आ रहा होगा, प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर जो डिपेंडेंसी होगी वो धीरे धीरे घट रही होगी और रोजगार का जो रोजगार वाला सिस्टम होगा, मतलब बेरोजगारी धीरे धीरे मिट रही होगी और रोजगार वाला हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद लिंग अनुपात में धीरे धीरे सुधार आ रहा होगा, तो वो विकासशील देश के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा खुद का भारत है, हमारा प्यारा भारत। दूसरा एग्जाम्पल हम चाइना ले सकते हैं, तीसरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे और भी कई देश हैं जो विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है अल्प विकसित देश। इसी के बारे में तो आज पूरी कहानी है। कहने का मतलब कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्प विकसित देश के अंतर्गत ही जानेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए जानते हैं अब अल्प विकसित देश के कंडीशंस को। तो अब बारी है जानने की कि भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित स्वरूप कैसे ले रही है। वैसे तो हमारा भारत देश एक विकासशील देश है, कहने का मतलब डेवलपिंग कंट्री है,
लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर अलग अलग अवधारणाएं हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित देश की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है, आइए जानते हैं। पहला है नीची प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम कम होना, कृषि उत्पादकता की प्रधानता होना, जनसंख्या की अधिकता, बेरोजगारी, पूंजी की कमी, अल्प प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक विशेषताएं या फिर पौराणिक समाज। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मतलब अच्छे से जानेंगे कि इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या है और इन पॉइंट्स से हम कैसे जज कर सकते हैं कि भारत एक अल्प विकसित स्वरूप है। फ्रेंड्स, जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी देश में, तो उससे क्या होता है, उस देश में गरीबी, भुखमरी और भी कई ऐसी समस्याएं जनरेट होती हैं। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट है लो पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम होता क्या है, ये जानेंगे। पर कैपिटल इनकम किसी भी देश, किसी भी राज्य या कोई अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जो एवरेज इनकम होती है, ठीक है, वो पर कैपिटल इनकम कहलाती है। पर कैपिटल इनकम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सभी लोगों की इनकम को प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे क्षेत्र की कुल जनसंख्या से। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी क्षेत्र है, उसके सभी लोगों की इनकम को प्लस करके डिवाइड करेंगे क्षेत्र की कुल जनसंख्या से। इससे हमारा पर कैपिटल इनकम निकलता है। तो पर कैपिटल इनकम लो होने की वजह से हमारा भारत देश अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लाइन में लग जाता है। वैसे तो हर एक अल्प विकसित देश की जो पर कैपिटल इनकम होती है वो काफी कम होती है, और भारत की अर्थव्यवस्था में भी सभी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समान जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी कम है। देखा जाए तो पर कैपिटल इनकम का यूज किसी भी देश के लोगों की संपत्ति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री। मतलब दूसरे कंट्री से कंपेयर करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उस कंट्री की पर कैपिटल इनकम कितनी है। मोस्टली पर कैपिटल इनकम को किसी कॉमन इंटरनेशनल कंट्री से मापा जाता है, जैसे कि यूरो या फिर डॉलर। तो यहाँ पे हमने जो उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है, वो डॉलर में लिया है। एक अनुमान के अनुसार, कहने का मतलब एक एवरेज या फिर लिमिटेशन में जो पर कैपिटल इनकम किसी भी कंट्री की $340 होना चाहिए। अगर $340 एवरेज इनकम नहीं है वहाँ की, इट मीन्स कि वहाँ पे एक बड़ा भाग जनसंख्या का गरीबी या दरिद्रता में व्यतीत करता है। देखा जाए तो एक अनुमान के अनुसार पूरी जनसंख्या का लगभग 37% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है, और इस जनसंख्या का जीवन स्तर नीचा है। इसमें ज्यादातर लोग बिना किसी रोजगार के अपना जीवन यापन करने के लिए वो मजबूर हैं। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि हमारा भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि उत्पादन की प्रधानता, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, यहाँ की जो नेशनल इनकम होती है या फिर राष्ट्रीय आय, इसमें कृषि का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर वहीं हम देखें जो डेवलप्ड कंट्री होती है या विकसित अर्थव्यवस्था वाली जो कंट्री होती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को अगर ध्यान दें तो वहाँ पे कृषि क्षेत्र या फिर प्राइमरी सेक्टर का योगदान नेशनल इनकम में बहुत ही कम होता है, और अंडर डेवलप में बहुत ज़्यादा होता है। और जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे कृषि क्षेत्र से डिपेंडेंसी कम हो रही होती है। ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव रेट में बढ़ रहे होते हैं। और जो डेवलप्ड कंट्री होती है या विकसित देश होते हैं जैसे अमेरिका जैसे देश, ये सब तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है इन सभी कंट्री में। जिस देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि पे डिपेंड हो, वहाँ की फैक्ट्रीज का कच्चा माल भी कृषि पे ही डिपेंड होता है अधिकतर, तो वो देश अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा भारत देश, यहाँ की जो जनसंख्या है वो 65% से ज़्यादा लोग कृषि पे ही डिपेंड है, कृषि से ही कमाते खाते हैं और वहीं से अपनी
पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। और हमारे भारत देश की जो नेशनल इनकम है इसका लगभग 36% भाग जो है वो कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ओके, अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या की अधिकता, ओवर पॉपुलेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है हर एक देश की। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के समान भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अधिकता एक सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से भारत में जनसंख्या की वृद्धि तो ऐसे बढ़ने लगी कि पूछो नहीं। और जनसंख्या की जब वृद्धि होती है तो इसके कारण हर एक देश को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब ओवर पॉपुलेशन किसी कंट्री की होती है तो वहाँ पे एक तो बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। किसको किसको रोजगार देंगे, जगहों की दिक्कत हो जाती है। उसके बाद फिर भूखमरी बढ़ने लगती है, ठीक है। जो फूड होता है उसकी कमी हो जाती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो हमारा भारत देश पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या वृद्धि दर में, और पहले में चाइना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। जब ओवर पॉपुलेशन होगा किसी कंट्री में तो जाहिर सी बात है उस देश में बेरोजगारी जैसी समस्याएं तो आनी ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, ठीक है। भारत में बेरोजगार के अनेक रूप विद्यमान हैं। कई प्रकार की बेरोजगारी होती है, जैसे शिक्षित बेरोजगारी, मतलब आप पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद आपके पास रोजगार नहीं है। आप नहीं पढ़े लिखे मतलब अनएजुकेटेड हैं, उसके बावजूद आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है। अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और भी कई तरह की बेरोजगारियां हैं। हमारे भारत देश में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी की कमी, स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी की कमी विद्यमान है। पूंजी निर्माण की दर अत्यंत नीची है। भारत में पूंजी की कमी है और उसके साथ साथ पूंजी निर्माण की दर भी अत्यंत नीची है। इन देशों के समान भारत में भी पूंजी की कमी का मुख्य कारण पर कैपिटल इनकम का नीचे गिरना ही है। पर कैपिटल इनकम के स्तर का नीचे गिरने के कारण भारत में जो बचत का स्तर है वो तेजी से बढ़ नहीं पाता है। इसके प्रभाव से पूंजी की कमी हो जाती है और पूंजी निर्माण की दर अत्यंत कम हो जाती है या फिर धीरे हो जाती है। अगला पॉइंट है अल्प प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन, अंडर यूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम किसी देश में रिसोर्सेज का सही से यूज नहीं कर पाते हैं, हालांकि हमारा भारत देश रिसोर्सेज तो भरा हुआ है, ठीक है, किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर उन रिसोर्सेज का एक अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन हमारे भारत में जो मानवीय संसाधन है, जल शक्ति, ऊर्जा स्रोत, खनिज, वन, इन सब का प्रयोग सही से नहीं किया जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्राकृतिक साधनों का अल्प प्रयुक्त या फिर अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अप्रयुक्त अवस्था में पाया जाना एक सामान्य तथ्य है। एंड यस, लास्ट वन इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषताएं। वैसे अगर हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या फिर किसी भी देश की प्रोग्रेसिव रेट को जानना है तो हमें वहाँ की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सामाजिक विशेषताओं को जानकर हम ऊपर ऊपर से गेस कर सकते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। सामाजिक विशेषताओं से भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। अब वो विशेषताएं क्या हैं? जैसे कि अंधविश्वास हो गए, बर्थ रेट में काफ़ी ऊंचाई होना, ठीक है, हाई बर्थ रेट होना, साक्षरता दर में कमी होना, कुरीतियाँ, धार्मिक प्रवृत्ति, जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। कई ऐसी होती हैं जो पौराणिक कथाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि सती प्रथा, ठीक है, और कई ऐसे जादू टोना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से अफेक्ट करती हैं।
इन सब सामाजिक विशेषताओं के कारण भारत का आर्थिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। अनेक प्रकार के सामाजिक तनाव होते हैं, अशांति को जन्म देते हैं, जिससे क्या होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के प्रोग्रेशन को रुकावट पैदा कर देता है। अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो अल्प विकसित देश के अंतर्गत भी आता है, लेकिन हमारा प्यारा भारत कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करता जा रहा है। इसलिए इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारत को विकासशील देश कहते हैं। इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।